So good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज सबको आ रही है ना अभी? यस सर आ रही है। ठीक है। तो 21 के 20 क्वेश्चन से पहले इनको एक बार देखते हैं, उसके बाद 22 वाले स्टार्ट करेंगे। तो 81 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब इसने क्या बोला क्वेश्चन में? राइट टू द सिटी, देन अगेन राइट टू द सिटी, और थर्ड में राइट टू सिटी। अब देखते हैं वन बाय वन पढ़ के इसको। पहले तो कि जो राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये यूएन हैबिटेट है, ये क्या काम करता है। ये किसी चीज को यहाँ पर प्रमोट करेगा, मॉनिटर नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ये चीज पकड़नी है इसमें। दूसरा, जब इसने बोला राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट, ठीक है, तो क्या ये लाइक ह्यूमन राइट है? बताओ। ये हमारा जो है लीगली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लीगली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट नहीं है। ठीक है, और एक दूसरा यहाँ पर फिर से एक बाय वाला कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वो ठीक होता है, लेकिन बाय वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, जनरली गलत होता है। ठीक है, जिसके रेफरेंस से ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर रॉन्ग जाएगा। सेकंड देखते हैं, राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारी आती है? सबसे पहले तो इंक्लूसिव सिटीज। ठीक है, इसके बाद में सेकंड पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन एंड थर्ड आता है एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, तो जिसके रेफरेंस से ये स्टेटमेंट ठीक जाएगा। इसके बाद में राइट टू द सिटी मींस दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विसेज और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी। बताओ ये ऑप्शन मेरे को, ये ठीक होगा या गलत होगा? माइक ओपन करो ठीक यार होगा अपने। सर ये। है ना? ऑप्शंस भी क्यों? देखेंगे तो ठीक होगा ये वैसे। हाँ, क्योंकि जितने भी हमारे इंक्लूसिव अर्बन सिटीजनशिप है, उसमें जो हमारा ये स्टेट है, ये डिनाई नहीं कर सकता यहाँ, जिसमें आपके बेसिक सर्विसेज एक्सेस होती है यहाँ पर ही। अगर मैं इसमें इंक्लूड करूँ तो क्या क्या, तो सबसे पहले बेसिक सर्विसेज जो भी रहेंगी, उसके बाद में यहाँ पर मतलब बेसिक सर्विस का एक्सेस, उसके बाद में जो भी यहाँ पर मार्जिनाइज्ड और इन्फॉर्मल सेटलमेंट्स है, उनके लिए भी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, जिसके रेफरेंस से ठीक होगा स्टेटमेंट यहाँ पर। डी आंसर होगा इसका। तो वर्ड पकड़ते थोड़े से। बाय, जब यूएन आता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मॉनिटर नहीं करता, ये प्रमोट करता है चीजों को। ये मॉनिटर करने के लिए बाकी सब चीजें हैं, लेकिन जो हैबिटेट होते हैं वो हमारे क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं चीजों को। ठीक है, उसके बाद एक बाय वाला भी हल्का सा देखना है, देन फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, इसके बाद विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है, जुडिशियल कस्टडी मींस एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक अप इन पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल। क्या स्टेटमेंट ठीक है? गलत है सर ये इन जेल होता है रादर देन पुलिस स्टेशन। हाँ, मतलब जुडिशियल लॉकअप में उसको रखा जाता है यहाँ। हाँ जी। ठीक है, जुडिशियल लॉकअप में। तो ये मेरा यहाँ पर गलत होगा, सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद में ड्यूरिंग, हाँ,
During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. ये करेक्ट है, Yes, sir. क्योंकि जनरली हम लोगों को क्या चाहिए होता है, कोर्ट का परमिशन चाहिए होता है यहाँ पर, वो मैंडेटरी होता है कोर्ट का परमिशन। इसके रेफरेंस से सेकंड स्टेटमेंट ठीक होगा। With reference to the India, following statements: when a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right। ठीक है, तो पहले तो उसने यहाँ पर एक गलती क्या करी कि उसने मैटर ऑफ हिज हर राइट, और पैरोल क्या होता है हमारा, कोई भी ऐसा लीगल राइट नहीं है, ये लीगल राइट नहीं है पैरोल। ठीक है, जो कि ये पैरोल क्या है, कौन सी पावर है ये, पैरोल डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, जो कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर होती है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर होती है। ठीक है, एक रेफरेंस ये लेके चलना है आपको। सर यहाँ बेल होता तो वो लीगल राइट होता ना। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। भाई अलग अलग स्टेट के अलग अलग चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रिजनर्स होते हैं हमारे, वो कौन सा लिस्ट में आते हैं, State. स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, और हर एक स्टेट के ये भी ध्यान रखना कि हर एक स्टेट के अपने फॉर्मल रूल्स होते हैं ना, तो ये सब चीजें अपने स्टेट के अलग अलग होते हैं अपने। तो इसने बोला ना, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन द पैरोल रूल्स, ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक रहेगा। ये टू ऑप्शन। इसके बाद में एक यहाँ पर, at the national level, which ministry is nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest developers regulation of the Forest Act 2006। तो आपको स्ट्राइट फॉरवर्ड दिख रहा होगा कि ये भाई कुछ ट्राइब्स के बारे में है और फॉरेस्ट के बारे में है। तो मैं दो को ही रख के चलूँ, क्योंकि मेरा पंचायती राज किसके लिए होता है, बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के लिए होता है। तो ये इसको तो मैं क्रॉस कर ही दूंगा यहाँ पर। फिर मेरे को दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये भी रूरल स्कीम्स वगैरह के लिए होता है बेसिकली, तो इसको भी क्रॉस करेंगे। अब दो दिख रहे हैं मेरे को एनवायरमेंट रिलेटेड, जो एक तो मतलब जिसमें ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइबल अफेयर्स लेके आए, और फॉरेस्ट की बात करें तो एनवायरमेंट लेके आए। लेकिन जो जो इन्वायरमेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये क्या करता है, इसका काम है कि बताओ किसी को पता हो तो। सर मोस्टली क्लीन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, पॉल्यूशन कंट्रोल करना, फॉरेस्ट बढ़ाना, ये सब में है। हाँ, तो ये जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट है हमारा, ये फॉरेस्ट हैंडल करता है, फॉरेस्ट हैंडल करेगा और पीपल राइट्स पे फोकस करता है। ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन की जो बात होती है उस पे काम नहीं करता है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन उस पे काम नहीं करता है। हाँ, तो इसके अंदर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ये करेक्ट जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है या फॉरेस्ट डवेलपर्स है, उनके राइट को प्रोटेक्ट कौन करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करता है। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो भी हमारे फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं, उनके राइट को जो प्रोटेक्ट करता है वो ट्राइबल अफेयर्स करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको यूनिट कर सकते सर हैं। अब ये आपकी वाला आवाज क्वेश्चन, नहीं आ रही ढंग से, आवाज का बड़ा, दब दब के आ रही है मतलब। अभी बताओ। हाँ, अभी सही है। ठीक है, a legislation which confers on the legislative or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application law violates which one of the following articles Constitution of India। बताओ इसका क्या हो सकता है। सर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 आज। क्योंकि ये तो डायरेक्टली कट आउट हो गया, डीपीएसपी का है, यूसीसी। ठीक है, अब 32 हमारा बेसिकली किसके लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए। 28 किसके लिए होता है, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। हाँ, जिसमें अपने हाँ, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं उसके लिए। 14 में हमारे इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल होते हैं उसमें वरिष्ठ पार्टी की बात करते हैं, तो इसके रेफरेंस से हमारा
के बाद अपना क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग Indian polity is an essential feature of the that indicates the federal factor. फेडरल का मतलब क्या है यहाँ पर? कि मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ टू टियर गवर्नमेंट है, सेंटर एंड स्टेट। स्टेट, यस, पावर शेयरिंग बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। चलो इसको भी देखते हैं भी। सेकंड, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स। तो ये ठीक है क्या? ये तो मेरे ख्याल से जनरल डेमोक्रेसी फीचर बता रहा है, जनरल डेमोक्रेसी फीचर कुछ ऐसा बता रहा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द रीजनल पार्टीज। अब ये भी कुछ पॉलिटी रिलेटेड बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज रिलेटेड। तो मुझे लगता है सेंट्रल स्टेट का तो इसमें भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया, ना ही इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट आया। द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फीचर है, ना कि स्टेट सेंटर का फीचर है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा मेरे पास में क्या? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। ये इसका पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि जो भी डिस्प्यूट होते हैं बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी एसेंशियल है। आई एम राइट यस, और रॉन्ग? यस सर, सुप्रीम कोर्ट करता है स्टेट और हाँ सेंट्रल डिस्प्यूट्स। हाँ, तो ये मेरा यहाँ पर ठीक होगा फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो कितना लेंथी क्वेश्चन बना के दिया है ये। विच वन ऑफ द बेस्ट फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। भाई स्टेट में अगर मैं कोई भी चीज डिफाइन कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे को क्या देखना है? पॉपुलेशन होनी चाहिए स्टेट के अंदर, एक उसकी टेरिटरी मार्क होनी चाहिए कि भाई इतने से इतने होता है, प्लस उसके अंदर एक गवर्नमेंट का होना चाहिए कि स्टेबल गवर्नमेंट है नहीं है, और एक सॉवरेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये चार चीज हम लोग देखते हैं स्टेट के अंदर। यस अब सर। इसमें हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट देते हैं द कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो इसमें कम्युनिटी भी आ गया, कम्युनिटी ऑफ पर्संस। ठीक है, इसमें एक डेफिनेट टेरिटरी भी आ गया। ठीक है, इसके अंदर अपना एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट भी आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सॉवरेनिटी की बात करी है, यहाँ पर आई थिंक एक्सटर्नल सॉवरेनिटी वाला एक पार्ट नहीं है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल ये बोला है इसने कंट्रोल। ठीक है, ये हमारा बेसिकली सॉवरेनिटी होता है। सही बोल रहा हूँ? यस सर, खुद है के ना? डिसीजन लेने के। हाँ, तो पूरी फुलफिल कर रहा है, लेकिन फिर भी चलो आगे देख लेते हैं क्योंकि उसने बेस्ट पूछा है। तो फिर देखते हैं। अब देखो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ द डिफरेंट टेरिटरी एंड possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect natural rights and safeguard means of substance। तो मुझे लग रहा है कुछ इसने जो हमने एलिमेंट्स रेडी किए हैं बेस्ट के लिए, इसने कुछ अदर्स एलिमेंट्स इसमें मेंशन कर दिए जो कि वो मुझे लगता है फिजिबल नहीं, जैसे नेचुरल राइट्स हो गया, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर हो गया, मींस ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही डाल दिया इसने। ठीक है, a number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government। अब कल्चर ट्रेडिशन गवर्नमेंट ठीक है, लेकिन कल्चर और ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं तो कल्चरल ट्रेडिशन ज्यादा, तो इसकी वजह से ये भी नहीं बनेगा। A society permanently living in definite territory with a central authority and executive responsible of the central authority and the independent judiciary। कुछ अब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऐड कर दिया इसने, क्योंकि स्टेट का डेफिनेशन देना है, तो इसने एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल और ये सब मेंशन कर दिया, लेकिन सिटीजनशिप वगैरह तो इसने मेंशन ही नहीं किया। जिसके रेफरेंस से जो बेस्ट रिजल्ट निकलता है वो एक ही निकलता है। ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी, any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to the sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with private permission of the President of India। क्या ये ठीक है? यस सर। आर्टिकल कौन सा? आप कौन सा आर्टिकल लगा सकते हैं भाई इसमें? बोल सकते हैं 128। भाई कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो उसको सीजे इजीली बुला सकता है, बट उसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन और कंसेंट बहुत जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है वहाँ इस टाइप से। A high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does। ये कर सकता है। यस सर। हम्म।
सर ये कर सकता है। सर ये कर सकता है बट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, एक्सप्लिसिटली हाँ मेंशन नहीं है, बट हाँ कर सकता है। हाँ, तो इस ऐसी चीज को अपने को फोकस करना है, क्योंकि यूपीएससी इन चीजों को क्या करता है, गलत मानता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फोकस नहीं कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। वैसे तो अगर हम बात करें तो उसके रेफरेंस में अगर इनहेरेंट जो पावर्स होती है और आर्टिकल 226 को भी लेके चलेंगे, उसके प्लस में कुछ इनहेरेंट पावर्स होती है, तो हाई कोर्ट को मिल सकता है, वो अपने खुद ऑन जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। लेकिन यूपीएससी ने इसको क्या किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसलिए इसने इसको अभी रिजेक्ट किया है। क्योंकि जो पावर होते हैं स्टेचुरी लाइक प्रोविजन के थ्रू सीपीसी और इनहेरेंट पावर्स के थ्रू, तो मुझे लगता है कि इसके रेफरेंस से इसने इसको गलत कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर ओनली वन बनेगा। सर सर पर अगर इसमें मेंशन थोड़ी था कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब। हाँ, लेकिन हम लोग तो लेके चलेंगे ना, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है वही। क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया है फिर भी, लेकिन कुछ ऐसे एक दो केस ही आए हैं जिसमें वो अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। बट यूपीएससी ने इसको क्रॉस किया है। वैसे स्टार्टिंग में मैंने जब ऑब्जर्व किया था, मैंने तो इसको आर्टिकल 137 से भी कनेक्ट करके देखा था। या फिर भाई ऐसा कर सकते हैं कि जो भी सिमिलर पावर एग्जिस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में, वो हाई कोर्ट भी कर सकता है अपना रिव्यू। 20226 प्लस में इनहेरेंट पावर्स को लेके चलेंगे तो। लेकिन यूपीएससी ने इसको गलत माना ओके सर। सर अगर ये स्टैंड अलोन ऑप्शन होता या क्वेश्चन ही ऐसा होता, बस एक स्टेटमेंट का होता है। कि अ हाई कोर्ट इन इंडिया, सेम स्टेटमेंट होता और सिंगल स्टेटमेंट और कुछ नहीं होता और ट्रू और फॉल्स पूछा होता, तो भी फॉल्स ही लेते हैं। तो भी फॉल्स ही करेंगे अगर यूपीएससी ओके। पेपर में आता। तो स्टेट में आता तो फिर भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि स्टेट में कुछ जजमेंट ऐसे पास हो रहे ओके सर। हैं। लेकिन इसके रेफरेंस में यूपीएससी वाले रेफरेंस में सीएससी वाले पेपर में हम इसको अपना रॉन्ग लेके चले। ओके With reference to India, consider the following statements. There is only one citizenship and one domicile. ठीक है भाई, बताइए भाई वाला। सही है सर ये। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही citizenship की जरूरत होती है। A citizen by birth only can become the head of the state. गलत है सर। भाई कोई भी नेचुरल स्टूडेंट अपना प्रेसिडेंट बन सकता है ना वहाँ पर। भाई हेड ऑफ द स्टेट वही प्रेसिडेंट की बात कर रहा है ना, तो कोई भी बन सकता है उसमें तो। थर्ड, यस a सर। foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. यही पॉइंट ठीक गलत है। है। ये किसके अंदर में आता है अपना, सिटीजनशिप एक्ट 1955 50 है। डिप्रिवेशन अलाउ करता है जो। ठीक है, तो इसका आंसर अपना यहाँ पर ए आएगा। ठीक है। with which one of the following factors constitute a best safeguard of liberty in a liberal democracy? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या आंसर इसका बन सकता है। अ कमिटेड जुडिशरी, ये क्या कर सकता है बताओ। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये लिबरल डेमोक्रेसी के लिए तो सुटेबल नहीं लग रहा है ना, बेस्ट सेफगार्ड नहीं लग रहा है। इंडिविजुअल राइट्स को वो कर सकता है स्ट्रेंथन, बट लिबरल डेमोक्रेसी में। हाँ, क्योंकि बाय मतलब ये क्या कर सकता है कि गवर्नमेंट के फेवर में भी बायस हो सकती है ना लिबर्टी के लिए, तो इंडियन जुडिशरी चाहिए उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये कुछ अलग से दे देगा, तो ये तो गलत हो गया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ये बताओ। सर ये तो उल्टा करेगा। हाँ, कंक्रीट होगी पावर एक जगह पे ही। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इलेक्टेड गवर्नमेंट, सर ये भी नहीं होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर बेटर भाई ये ऑप्शन है। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट तो डेमोक्रेसी का एक फीचर है। डेमोक्रेटिक हो गई। डेमोक्रेटिक एक फीचर है, ठीक है। तो वो अथॉरिटेरियन हो सकती है, अगर कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो अथॉरिटेरियन हो सकती है। तो लिबरल वो क्या लिबर्टी और लिबर्टी, तो मेरे पास सेपरेशन ऑफ पावर बचा, जो कि इसका आंसर रहेगा। उसमें क्या रहेगा भाई, अपना लेजिस्लेचर प्लस में एग्जीक्यूटिव प्लस में जुडिशरी यहाँ पर। ठीक है, तीनों क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंसेस, चेक एंड बैलेंसेस। और यहाँ पर पावर का मिसयूज कंट्रोल करते हैं। तो पावर का मिसयूज होता है वो कंट्रोल होता है यहाँ पर। ये इससे सेपरेशन ऑफ द पावर आंसर है इसका। ठीक है, मैं कोई डाउट नहीं यहाँ तक अभी तक। नो सर। रिकॉर्डिंग चल रही है।
इसका ऑन है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? जी सर। ठीक है, 90 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, concentration of wealth violates right to equality, fundamental rights है भाई, DPSP of state policy, इसमें हो सकता है? हाँ सर, इसमें ही होना यस चाहिए। सर, आर्टिकल 39 सी। 39। 39 का सी। ठीक है, और बी भी बोल सकते हैं, बी एंड सी दोनों भी हो सकते हैं। और डी किस लिए होता है? 39 का डी किस लिए होता है? ये शायद इक्वल पे। इक्वल पे। ठीक है, ये होगा। तो ये हमारा वेल्थ कंस्ट्रक्शन कर सकते, वेल्थ को यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वेल्थ को कर सकते हैं। ठीक है, द सर राइट टू फ्रीडम। एक चीज पूछनी थी, जैसे इसमें 39 में सारे याद कर लिए, बट ABCD करके भी याद मतलब करना है हाँ, क्या? क्योंकि यार इसके ऊपर पूछ लेता है, 39 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है, तो एक बार उसको एबीसीडी करके देख लेना थोड़ा सा। ठीक है सर। ये देखो, सिंपल क्वेश्चन उसने बी और सी पे पूछा है। हम्म। ठीक है, ओके सर। राइट टू फ्रीडम किसके लिए? ये तो इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए आ गया। और कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर क्या है? ये कुछ अलग से ब्रॉड टर्म दे दिया, कोई भी अपना उसमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो एक ही रेफरेंसेस का वो आंसर आ गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी थी वो कौन से आर्टिकल में आती आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट। है? 30, 31? 31। 31। 31। आर्टिकल 31। और अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 19 का जो वन का एफ पार्ट था उसके अंदर भी लेकिन अभी किस में आ गया ये? 300। 300 ए। ए। ठीक है, और ये हमारा अब क्या बन गया? लीगल, लीगल राइट। लीगल राइट। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। अब आंसर इन दोनों में से ही होगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर मेरे को लग रही है। क्या बोलते हैं ऑप्शंस? लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजंस ओनली। ठीक है, अब इसने सिटीजंस ओनली के लिए बात की है यहाँ पर, तो मतलब जो नॉन सिटीजन होंगे उनके लिए एज अ पर्सन 300 में नहीं हो सकता क्या? बताओ इसका, ये ठीक है गलत है? लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजंस ओनली। भाई कोई भी अगर किसी भी पर्सन को मैं ये दे रहा हूँ, चाहे वो सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, सबके लिए होगा ना वो तो। यस सर। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, सेकंड ठीक होगा, क्योंकि लीगल राइट अवेलेबल टू द एनी पर्सन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द, फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं, क्योंकि लीगल राइट है ना। इधर फंडामेंटल राइट नो लीगल राइट, भाई कोई एक तो है ही नहीं इसमें से, ये भी गलत हो गया। तो लीगल राइट हमने पहले बोला कि लीगल राइट है ये, तो इन दोनों में से। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? भाई आपके पास में 1950 में क्या तीन चीज थी यहाँ पर? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी ऑप्शन। ठीक है, बी वाला। अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करें तो इसमें सॉवरेन बेसिस है। ठीक है, अगर मैं सॉवरेन सेक्युलर की बात और डेमोक्रेटिक की, तो सेक्युलर बाद में ऐड हुआ है, और सोशलिस्ट बाद में ऐड हुआ है, तो ये दोनों का तो ये कब ऐड हुए हैं दोनों, सेक्युलर और सोशलिस्ट? सर 1970। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। यस, 42 में 1976 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हमारा बी आ गया इसमें। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। ये तो काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसके तो क्या ही बोलूं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस बताइए।
कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का मीन मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इज नॉट नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, हम यही बोलते होंगे। यस सर। लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो इसमें अपना लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारे यहाँ पर ये ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या कर रहा है ये, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर दिया, ये तो फेडरलिज्म का फीचर आ गया। गवर्नमेंट वाज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। गवर्नमेंट वाज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। लेकिन मेरे पास में जो बचा है ये वाला बात आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, गवर्नमेंट लिमिटेड है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये एक रेफरेंस है 94 क्वेश्चन। 95th में आप देखोगे तो इसने हल्बी हो हुई करके कुछ वर्ड्स दिए हैं। अब इन क्वेश्चंस में जनरली नहीं पता लगता है कि क्या क्या कुछ भी पूछ देता है। डांस फॉर्म भी हो गया, म्यूजिकल भी बता सकते हैं, पेंटिंग का नाम तो शायद नहीं बनेगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो बताओ मुझे, हल्बी हो क्यों का क्या है, इसका आंसर क्या है, किसने पढ़ा है इसके बारे में? एनी आइडिया किसी को? भाई जो हल्बी हो रहा होता है, ये कहाँ होता है? ये होता है सेंट्रल इंडिया में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, हो भी ट्राइब्स का ही कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को, जो कि उड़ीसा में होता है। और कौन सा? कांदा ट्राइब, कांदा ट्राइब, जिसमें हम लोग बेसिकली ये लोग जो करते हैं आदिवासी लिंग्विस्टिक ट्रेडिशंस की बात करते हैं इसमें। कोई का, ये झारखंड में होता है, किसका? मुंद्रा ग्रुप का। ठीक है, तो बेसिकली जब ट्राइब्स की बात हो रही है तो ट्राइबल लैंग्वेजेस पे ही हम लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई पेंटिंग का ऐसा नाम हमने आज तक नहीं पढ़ा है, म्यूजिक का भी ऐसा कोई नाम नहीं पढ़ा है। कोई सुर वुर पढ़ा होता है तो एक भी देख लेते, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा है। इंस्ट्रूमेंट्स में भी नहीं पढ़ा है हमने कुछ ऐसा। डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट में भी ऐसा कोई डांस फॉर्म ऐसा नहीं है, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा है। तो उसके रेफरेंस में यहाँ पर एक ही बचेगा ट्राइबल लैंग्वेज, तो उसको बस, लेकिन यहाँ पर नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के बिना नहीं होगा कुछ नहीं वाला है। सर ठीक है, मैंने इसको हो और ओरान ट्राइब से रिलेट कर दिया था, तो हो सेम था, हाँ तो मेरे को लगा ट्राइबल से रिलेटेड होगा कुछ। कर सकते हैं। ठीक है, भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स, भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) of the Constitution of India। क्या ये ठीक है? नो सर। Oh, sir. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है यहाँ पर, नॉट करेक्टली पूछा है। ठीक है, सेकंड बताओ, पद्मा अवार्ड्स ये कब आया था हमारा? पद्मा अवार्ड्स कब आए थे? 1950। 54. ठीक है, मेंशन भी कर रखा है ना उसमें। पद्मा अवार्ड्स व्हिच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। ये भी गलत है, क्योंकि ये कितने बार हुआ था? 2 बार हुआ था सस्पेंड। कब? एक बार 1977 टू 80 में, जनता गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, और एक बार 1992 से 95 तक, जब लीगल चैलेंज पीरियड चला था हमारा, उस टाइम पे 2 बार सस्पेंड हुआ था। थर्ड उसने बोला द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। मैक्सिमम 3 होगा यहाँ, मैक्सिमम ऑफ 3। और नोट करेक्ट पूछा था तो तीनों ही यहाँ पर नोट करेक्ट। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अवार्ड्स पे क्वेश्चन जल्दी पूछ रहे हो, एक बार इनको देख लेना। United Nations Capital Development Fund (UNCDF) and the Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad in 2020 Tree City of the World। भाई कुछ उसने अर्बोर डे फाउंडेशन के बारे में बात किया है, और ट्रीज के बारे में, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हैदराबाद एज अ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कुछ ऐसा बात किया है। तो कुछ ना कुछ ये मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से होगा, तो ये बाहर का कहाँ से आ गया? चलो सेकंड और देखते हैं, क्योंकि इंडिया के बारे में बात हो रहा है और इतनी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रही है, तो उसका देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लोगों ने ये करिए। Hyderabad was selected for the recognition for a year following its commitment to grow and maintain the urban forest। तो फॉरेस्ट वगैरह की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो UNCDF होता है ऑर्गेनाइजेशन, इसने गलत मेंशन किया है। यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मेंशन हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड में हैदराबाद वाज सिलेक्टेड फॉर द, ये मेरा स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो गया।
क्योंकि इसमें बोला है ना कि मेंटेन, क्योंकि अगर ये सब चीजें करेगा तो अकेला कोई तो नहीं कर सकता, कम्युनिटी का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, ठीक है, कुछ ट्री मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, अर्बन फॉरेस्ट्री प्लानिंग के बारे में कुछ पता होगा, तो ये चीजें हुई, ग्रो एंड मेंटेन अर्बन फॉरेस्ट। तो ये रेफरेंस मेरे को ठीक लग रहा है, इसमें इन्होंने इसमें कर दिया स्टेशन किया, ठीक है, जिसके रेफरेंसेस का आंसर डी। Consider the following statements in respect to the Employers World Sports Award which was instituted in the year 2000, ठीक है। सबसे पहले देखोगे तो अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स, इसको सब सबने इनका नाम सुना ही है, ठीक है। तो ये मेरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा, विनिंग विद द अवार्ड, ये ठीक होगा। सेकंड देखोगे तो द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय द फार्मूला वन। अब फार्मूला वन क्या हो गया, तो रेसिंग का कुछ हो गया ना, यस तो सर। यस सर। मोस्टली हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही आउट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड आउट हो गया, तो अपना यहाँ पर बेसिक नॉलेज भी लगाओगे तो ये पता भी नहीं होगा ना टाइगर वुड्स का आपको, लेकिन आप कनेक्ट करोगे कि रोजर फेडरर जो होता है वो हमारा कौन है, ये क्या गेम खेलता है। गोल्फ, उसने लिखा भी है गोल्फर। हाँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप फॉर्मूला वन से ही समझ जाओगे, जिसके रेफरेंस से आंसर ए भी गलत होगा, बी भी गलत होगा, डी और ए की बचेगा सी। तो इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जब भी कोई ना कोई हिंट देता है वहां पर, तो उस हिंट के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसने एक क्वेश्चन और दिया 32 समर ओलंपिक्स के बारे में। द ऑफिशियल मोटो फॉर द ओलंपिक्स अ न्यू वर्ल्ड। जनरली जो ये जो भी मोटो वगैरह देते हैं या फिर थीम देते हैं, ये रॉन्ग होती है मोस्टली, ठीक है। तो ये टोक्यो ओलंपिक में जब हुआ था तो उसका यूनाइटेड बाय द इमोशन, जो एक्चुअल उसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन था। मुझे लगता है कि एक बार जितने मोटो वगैरह जो भी लेटेस्ट होते हैं, एक बार आप लोग भी एक बार देख लोगे, ये जो भी मिलेगा ना, ये कंटेंट जो छोटा कंटेंट होता है ये वाला, ये बेसिकली जो एक अपनी आर्यन परियन की जो बुक आती है छोटी सी, मेरे पास एक पीडीएफ रखा है, वो उसमें से सिलेक्टेड चीजें, जैसे अवार्ड्स का हो गया, किसके क्या थीम इस बार, जैसे इन्वायरमेंट का क्या थीम था, इन्वायरमेंट डे पे, योगा डे पे क्या नया था, तो उस टाइप के आपको एक बार देखना है। सर एक फिर बार इसके बाद वापस, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, वापस बोल बता दीजिए। एक बार जो अपना एक आर्यन का एक पब्लिकेशन का एक छोटा सा बुकलेट आता है ना, ये भी कंपाइलेशन आता है, तो वो दे दूंगा आप लोगों को। उसमें से ना एक बार लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं इसमें अवार्ड्स के बारे में होता है, जैसे उन्होंने सारे थीम्स और मोटो जो भी अभी हुए थे उसके बारे में लिखा है। तो एक बार वो पढ़ लोगे, 2 से 3 पेज वही भेजूंगा इसमें से। एक बार उसको देख लोगे तो कुछ बन जाते हैं, क्योंकि आजकल सेकंड पार्ट इसने दिया स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल इंक्लूडिंग, तो ये सभी गेम्स तो होते ही ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है। तो जिसका रेफरेंस में ये ठीक होगा, सेकंड इसका ऑप्शन। फिर उन्होंने बोला कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन। ये ऐसे कैसे, पर तो पॉइंट परसेंटेज सिस्टम होता है ना भाई, जो भी होंगे वो पॉइंट परसेंटेज सिस्टम होगा ना यहाँ पर, ऐसा कुछ करके, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस देन इंग्लैंड। तो ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें भी हाईयर पॉइंट्स परसेंटेज है, तो मुझे उस टाइम पे जब ये गेम वगैरह होता है तो उसके क्वेश्चन का बात करेंगे बेस्ट क्वेश्चन पे, इसके रेफरेंस से हम एक पॉइंट डालते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक सेशन के बाद एक पीडीएफ शेयर करूंगा, आप लोग इस पेपर को दोबारा देखोगे। मैंने हर एक जो भी इसमें ट्रिक्स लग रही थी, जैसे सारे मिक्स मैच क्वेश्चन थे, ये तो ट्रिक्स लग रही थी, वो ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे ट्रिक लिखी है उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर लिखा है और कितने क्वेश्चन में ठीक हो रहा है, जैसे 9 क्वेश्चन में कुछ आया है, 9 क्वेश्चन आए तो उसमें 7 क्वेश्चन में ठीक हो रहा है, 2 क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो भी सब अच्छा है, थोड़ा समझ लेना उसको। मैंने वैसे रफली लिखा था उसको, तो 2 पेज में शेयर करूंगा इसके ट्रिक्स के, एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है, तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर डाल रखे हैं। तो एक बार आप जब फिर से इसको रिवाइज करोगे तो उन क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, ठीक है। ये यस आपको सर। देखना है। सेव हो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Rapid finance instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which one of the following? सर आवाज नहीं आ रही आपकी ढंग से ना। सबके साथ सही विषय अभी आ रही है? सर अभी भी दब के ही आ रही है मुझे। एक, बताओ अभी ठीक है? हाँ सर अब सही है। ठीक है। Rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which one of the following? अब वो उसने नाम ही स्टार्टिंग में क्या दिया? रैपिड फाइनेंसिंग का दिया और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी का। तो भाई रैपिड का मतलब कोई ना कोई ऐसा कुछ इमरजेंसी लोन प्रोवाइड कर रहा है भाई, ठीक है। और मतलब ऐसी कंट्रीज को जो एकदम से सडनली कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे कोविड-19 आ गया था, किसी का बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया है ना, क्राइसिस आ गया, वो उस टाइप में वो मतलब हेल्प करता है। तो इतना मुझे समझ में आया रैपिड से कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है। तो सबसे पहले इसने दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक। भाई ये तो मुझे लग रहा है कि रीजनल है। एशियन डेवलपमेंट, ये तो एशिया एशिया का काम करेगा। और उसने तो ऐसा कुछ मेंशन किया ही नहीं ऊपर कि एशिया है या फिर कोई स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर तो बात की नहीं है उसने, तो पूरा ओवरऑल के लिए बात किया है। तो इसके लिए एशियन तो नहीं होगा यहाँ पर। दूसरा फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये मान सकते हैं क्योंकि हमारा, क्योंकि जितना भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है वो क्या देता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देता है। कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हैंडल करना है या कोई शॉर्ट टर्म हो गया, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी देता है। ठीक है, आंसर तो यही होगा बी वाला। लेकिन अभी चलो एक बार देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, ये सिर्फ इन्वायरमेंटल जो भी फाइनेंस इनिशिएटिव होते हैं उसको करता है। और कोई भी लाइक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। फिर वर्ल्ड बैंक की जब बात कर रहे हैं तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए क्या करेगा? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ये लोन देता है, और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो जिसके रेफरेंस से आंसर नंबर बी मेरा आएगा यहाँ पर। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था ये। अब रीड नीर का देखते हैं यहाँ पर। कोई समझाएगा इस क्वेश्चन को? बताएगा कोई? बताओ। सर मैं बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो है इंक्रीज इन नीर इंडिकेट्स अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, ये सही है। जब भी नीर और रीर दोनों इंक्रीज होते हैं तो अप्रिसिएशन होती है रुपी में। हम्म। और सेकंड पॉइंट जो है एन इंक्रीज इन द रीर इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ये गलत होगा। डिक्रीज इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है, क्योंकि जब अप्रिसिएशन इन रुपी होती है तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस गिर जाती है। बढ़िया। और थर्ड पॉइंट जो है एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीड एंड, ये सही होगा सर। हम्म। देखो सबसे पहले तो दोनों स्टेटमेंट सिमिलर था, तो कोई एक स्टेट होगा ऐसे, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये 80% आपको यहाँ पर सक्सेसफुल एज देके जाएगा। कभी भी ऐसे दो सिमिलर स्टेटमेंट आते हैं, उनमें से एक ठीक होगा, ठीक है। कुछ अलग ही सर्कमस्टांसेस रहे, अलग ही चांसेस रहे, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा आएगा तो वो ठीक रहेगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी इसने दिया है, जैसे एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर इंडिकेट्स अप्रिशिएशन ऑफ द रुपी। तो भाई कभी भी नीर बढ़ता है तो रुपी जो हमारा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर और अप्रिशिएट माना जाता है वहां पर, ठीक है। तो नीर को जो मेजर करता है अपना, वो क्या करता है भाई? जो भी हमारे अगेंस्ट, जो भी उसके बास्केट करेंसीज होते हैं उसके अगेंस्ट हम लोग उसको मेजर करते हैं, करेक्ट है? यस सर। ठीक है। अब यहां पर जो इसने बोला सेकंड स्टेटमेंट में, उसने बोला कि रीर इंडिकेट्स द इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। भाई वो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को क्या करेगा? इंक्रीज नहीं करेगा ना यहाँ पर, या सॉरी इंप्रूव नहीं करेगा, इंप्रूवमेंट नहीं होता है यहाँ पर। क्या करता है वो? खराब करेगा, डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज करेगा, ठीक है। वो डिक्रीज करता है, वो इंप्रूव नहीं करता है उसको, ठीक है। जिसके रेफरेंस से गलत हो गया। थर्ड में हमारा क्या होता है कि भाई रीर इक्वल टू नीर बोल देते हैं एडजस्टेड फॉर द रिलेटिव इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है। तो जिसके रेफरेंस से मेरा ये स्टेटमेंट मतलब ठीक होगा, थर्ड वाला। तो यहाँ पर वन एंड थर्ड ठीक होगा स्टेटमेंट। अगर आप वैसे भी अगर इसको ऑब्जर्व करोगे सेकंड स्टेटमेंट को कि इंप्रूवमेंट वाला है, तो आपका आंसर वैसे भी निकल के आ जाएगा सेकंड का, अगर आप एलिमिनेट करते हो तो। ठीक है। थर्ड है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई। कुछ ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बाय करेगा या सेल करेगा? सेल करेगा। सेल करेगा। सेल करेगा ना?
तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। अगर गलत हो गया तो आंसर वैसे निकल के आ गया आपका यहाँ पर 2 और 3। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस को। अब इसने बोला इफ अ रूपी इज रेपिडली डिप्रिसिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। ये करेक्ट है? यस करेक्ट। सर। हाँ, ठीक है। देन इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। सही है सर ये। सही है ना, क्योंकि भाई जब भी यूरोपियन यूनियन और यूएस रेट्स के गिरते हैं तो कैपिटल इंडिया में आता है उसके बाद। ठीक है, जिससे रुपी अप्रिशिएट हमारा होने लग जाता है धीरे धीरे। तो उसके रेफरेंस में स्टेटमेंट को हम लोग ठीक मानते हैं। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड इसका ठीक होगा। तो थोड़ा सा आप उसको पकड़ोगे तो क्वेश्चन को कि भाई एक बाय वर्ड से और बाय सेल में देखो उसने कैसे घुमाया है, सब्स्टिट्यूट किया है उसको। फिर टू आई मतलब ये कुछ ज्यादा ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है वहां पर, है ना। तो इस टाइप के आपको पॉइंट्स पे फोकस करना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क। ठीक है भाई, G20 कॉमन फ्रेमवर्क में इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। इट्स करेक्ट और नॉट? ये किसके लिए होता है, एंडोर्स किसके लिए है ये कोऑर्डिनेटेड डेप्थ ट्रीटमेंट के लिए है, कोऑर्डिनेटेड डेप्थ ट्रीटमेंट के लिए है। फिर इसने बोला इट इज एन इनिशिएटिव और टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेप्थ। ये क्या स्टेटमेंट ठीक रहेगा? यस सर शायद। भाई जब अनसस्टेनेबल बोला है तो क्या डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेगा, डेप्थ रिलीफ की बात करेगा वो। ठीक है, जिसमें बेसिकली किसके लिए, लो इनकम कंट्रीज के लिए बात करेगा, लो इनकम कंट्रीज के लिए बात करेगा। ठीक है, तो एक हमें ये पता होना चाहिए इसके दोनों ऑप्शन ठीक होंगे, बोथ 1 और 2 इसका आंसर रहेगा। और ये पेरिस क्लब क्या करता है, क्या है ये, मतलब पेरिस क्लब क्या है? क्रिएटर्स नेशंस ग्रुप। ठीक है, कभी ऐसा भी लिखा जाए तो समझना हो पेरिस क्लब ही है, क्रिएटर्स नेशन ग्रुप। ठीक है, अभी तो इजी लग रहे हैं लेकिन जब पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इजी नहीं लगेगा, वहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स क्या होता है? इंडेक्स बॉन्ड मतलब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है, कोई बताएगा इसका? सर जो बॉन्ड होता है उसको इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स कर देते हैं, तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बॉन्ड भी उसको एडजस्ट कर देता है इन्फ्लेशन को। तो हाँ, इसका। इन्फ्लेशन के हिसाब से जो भी हाँ। रिटर्न होता है उसको एडजस्ट कर देता है। हाँ जी सर। यस, सो भी ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्ट बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं इसका। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स इन इट्स बोरोइंग वे बाय वे ऑफ आईआईबी। ठीक है, ये भाई जो भी आईआईबी हमारा इन्फ्लेशन, सही है सर। ये क्या करेगा, एडजस्टेड रिटर्न देता है हम लोगों को। इसलिए जो भी गवर्नमेंट लोअर बेसिक इंटरेस्ट होते हैं कूपन वो दे सकते हैं ना फिर उसके बाद तो, अगर वो हम लोगों को एडजस्ट रिटर्न कर रहा है वहां पर तो आईआईबी इन्फ्लेशन, तो ठीक होगा स्टेटमेंट यहाँ पर। सही है सर। हाँ, सेकंड में क्या बोल रहा है, आईआईबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। ये भी ठीक है। ये भी ठीक होगा क्योंकि परचेसिंग पावर प्रोटेक्ट करती है वहां पर। करेक्ट है। करेक्ट है सर। ठीक है, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबी आर नॉट टैक्सेबल। गलत है हाँ ये। भाई, टैक्सेबल, टैक्सेबल तो होगा ना। हाँ जी। जैसे नॉर्मल बॉन्ड टैक्सेबल होता है वैसे ये भी टैक्सेबल होगा। तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर गलत हो गया, जिसके रेफरेंस से मेरा फर्स्ट एंड सेकंड ठीक होगा। विद रेफरेंस टू द फॉरेन ऑन ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अब सबसे पहले तो फॉरेन ऑन ई कॉमर्स फर्म्स ये क्या होती है? सर फॉरेन ई कॉमर्स मतलब फॉरेन ओन्ड जो सर्विस ई ई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि एफडीआई बोल सकता हूँ, एफडीआई इन ई कॉमर्स बोल सकता हूँ इसको मैं। हाँ हाँ यस सर। यस। ठीक है ना, हाँ। हाँ, अमेजोन वगैरह ये जो है, ठीक है, ये भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेसेस। क्या ये कर सकता है? No, sir. नहीं सर। कौन सर सा मॉडल ई है कॉम भाई? दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स ऑन एज मार्केट प्लेसेस। ये तो कुछ इन्वेंट्री मॉडल लग रहा है मेरे को। इन्वेंट्री सेल कर सकती है, ये शुभी इन्वेंट्री मॉडल लग रहा है मेरे को ये।
इसने क्या बोला, फॉरेन ऑन ई कॉमर्स, क्योंकि ये फॉरेन और उसमें अपने ओन गुड्स बेचने की परमिशन नहीं देते हैं यहाँ पर, इस जिसकी रेफरेंस से ये स्टेटमेंट मेरा गलत होगा। ठीक है, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स इज लिमिटेड, फिर से एक की वर्ड एक्सट्रीम वर्ड आया, और कैन भी है लेकिन एक्सट्रीम वर्ड भी है, लेकिन देखेंगे इसको स्टेटमेंट को, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स इज लिमिटेड, क्या है, ठीक है? सही है सर ये, शायद। कैसे बताओ? सर मतलब जितना मैंने पढ़ा था उसके शायद से सही है, लिमिटेड ही होता है बिग ओनर्स का, ये बिग सेलर का। लेकिन फर्म्स को सेलर्स का ओनरशिप रखना अलाउड नहीं है ना, वो डिग्री की बात कर रहा है, डिग्री टू विच। कोई और बताओ भाई। भाई ये मान सकते हैं प्लेटफॉर्म का जो न्यूट्रलिटी होती है वो होता है, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स इज लिमिटेड। भाई फर्म्स को तो सेलर्स का ओनरशिप रखना अलाउड ही नहीं है यहाँ पर, तो कैसे वो कर सकता है वहां पर? ये स्टेटमेंट भी गलत माना है यूपीएससी ने, जिसके रेफरेंस से आंसर अपना इसका नाइदर 1 और 2 आंसर आया है। जय एक बार इसको चेक कर लेना, क्रॉस चेक करना है इसको ना। हाँ सर, मैं एक बार चेक कर लूँ क्योंकि अभी रिसेंटली शायद कुछ चेंज किया था इन्होंने हाँ, एफडीआई और कैपिटल चेक में, कर लेना तो क्योंकि पिछले हाँ। रेफरेंस के हिसाब से यूपीएससी ने इसको ही माना है। ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दो सेक्टर पता होने चाहिए, एक रियल सेक्टर पता होना चाहिए और दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर। रियल सेक्टर क्या क्या होता है बताओ मुझे। भाई रियल सेक्टर में आप बोल सकते हो गुड्स एंड सर्विस का एक्चुअल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, हाँ। और फाइनेंस सेक्टर में क्या होता है, मनी, बैंकिंग, सिक्योरिटीज, ये डिफरेंस है दोनों। सर्विसेज। ठीक है, और अभी ये रियल सेक्टर और क्या करता है, जीडीपी जनरेट भी करता है हमारा, और फाइनेंस यस। सेक्टर ओनली फंड्स प्रोवाइड करता है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या रियल सेक्टर में क्या आएगा। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, क्या ये पॉइंट आएगा इसके अंदर, रियल सेक्टर के अंदर? यस सर। क्योंकि एग्रीकल्चर है, रियल प्रोडक्शन है, आएगा। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रो कॉटन इनटू फैब्रिक्स, क्या ये आएगा? Yes, sir. Yeah, यस सर। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर, आएगा। अ कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, ये तो शायद नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या पढ़ा, ये फाइनेंशियल सेक्टर में आएगा, मनी की बात कर रहा है। फिर अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, ये आएगा? no, sir. ये नो भी नहीं सर। नहीं आएगा। सर। है ना, फाइनेंशियल मार्केट एक्टिविटी है ये वाली हमारी, जिसके रेफरेंस से 1 और 2 आंसर है। आप लोग एक मेरे को एक जय ने बताया था, एक चैनल है ना, उसका मैं नाम ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों को भी। उसमें उस भाई ने रैंक 61 आई थिंक, मैंने उसकी कुछ 10 एक वीडियोस देखी थी अभी। तो उसने कुछ लॉजिक बता रखे हैं, मतलब कुछ तो बहुत ही रैंडम लॉजिक है, उन पर तो फोकस नहीं करोगे, लेकिन कुछ उसने ना इनको पकड़ने का ट्रिक बता रखा है, ऑप्शंस को, इन ऑप्शंस को पकड़ने का ट्रिक बता रखा है कि कैसे हम लोग देख के क्वेश्चंस को, मतलब बच्चा और बाप रूल बता रखे हैं उसने, दो तरह के रूल बताए हैं। तो आप एक बार उसके वो 10-12 वीडियोस है, दो तीन ही पेपर सॉल्व किए हैं उसने, एक 20 वाला, 21 वाला और 22 वाला, आई थिंक 3 पेपर सॉल्व किए हैं। तो एक बार वो वाले वीडियोस देखना, 10-10 मिनट के वीडियो, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है। जब अभी दोबारा से इस पेपर को 21 का जैसे हम लोगों ने पेपर कर लिया है, उस 21 के पेपर के लिए उस वीडियो को भी देखना। तो आपको कुछ हिंट मिलेंगे, कुछ मतलब ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगा वहाँ पर कि वो वर्ड्स को पकड़ रहा है, वो सिर्फ ऑप्शंस को पकड़ रहा है, जैसे वो छोटे ऑप्शन आते हैं तो उसके रेफरेंस से कुछ बता रहा है, बड़े ऑप्शन आते हैं तो उसके रेफरेंस से कुछ बता रहा है, तो वो मुझे कुछ क्वेश्चंस में तो मतलब लगा कि लग सकती हैं चीज़ें। ठीक है, तो एक बार उसके वीडियोस भी देख लोगे आप, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा आप लोगों को। 10-10 मिनट के वीडियो में एक रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का, और आप लोगों को पता भी लग जाएगा। ठीक है, उसका भी मैं डाल दूंगा, उसका चैनल का नाम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट ऑन इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया? चलो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या बन सकता है। अब इसने क्या बोला, एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइज and paying taxes to the foreign country on the profits arising out of the investment। सबसे पहले मुझे इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स के बारे में बताओ, ये क्या होता है? भाई जो भी फॉरेन कंपनीज होती है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर करती है, बट उसमें क्या होता है, उन शेयर्स की जो भी वैल्यू होती है एक्चुअली में, वो इंडिया के एसेट से आती है।
मतलब इनडायरेक्टली इंडिया के एसेट ट्रांसफर होते हैं वहां पर, उसको हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स बोलते हैं। करेक्ट यस यस। सर। है ना? सिंपल लैंग्वेज में तो यही बोलेंगे इसको। चलो अब देखते हैं, एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। ये क्या है मतलब? ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स में आ रहा है कुछ, हमारा बन रहा है इसमें कुछ लॉजिक नहीं बन रहा ना? नो सर। ये मेरे को लग रहा है कि कुछ नॉर्मल आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है भाई। ठीक है। A foreign company investing in India and paying taxes to the country of its base on the profit arising out of investments। ये किसके लिए बात कर रहा है बेसिकली? तो मुझे लग रहा है कुछ एफडीआई का केस लग रहा है तो। यस सर। ठीक है। An Indian company purchase tangible assets in the foreign country and sells such assets after their value increases and transfer the proceeds in India। भाई ये भी कुछ हम लोगों तो यहाँ पर तो एसेट खरीदा, डायरेक्टली एसेट के ऊपर दिख रहा है, लेकिन मुझे कुछ पेमेंट ट्रांसफर, इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं दिख रहा है। एक और देखते हैं। द फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स एंड सच शेयर्स ड्राइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट लोकेटेड इन इंडिया। ये सुटेबल है जो मैंने डेफिनेशन बताया उसके अकॉर्डिंग, तो ये इसका आंसर रहेगा। लेकिन विदाउट एनी लाइक लॉजिक इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, हो जाएगा भाई भी क्वेश्चन, ऐसे यस क्वेश्चन सर। यस। बनाएंगे तो। ठीक है। अब नाइन्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर made by an organization or a company, which of the following statements are correct? Acquiring new technology is capital expenditure। करेक्ट ये है सब सर। हो गया। ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स होता है हमारा, वो क्या होता है, और दूसरा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करते हैं अपने। ठीक है। और फ्यूचर बेनिफिट हम लोगों को मोस्टली देता है ये। करेक्ट है? यस सर। हाँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है? ये डे टू डे एक्सपेंस पे बात करता है, और इसमें रेकरिंग। कोई भी एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये डिफरेंस होता होगा। यस सर। ठीक है। तो एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? भाई कोई भी हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हैं, तो मतलब मैं क्या लेके चल रहा हूँ? लॉन्ग टर्म का एसेट मान के चल रहा हूँ इसको। कोई भी टेक्नोलॉजी वो एकदम से तो बंद नहीं होगी, एक दिन का काम नहीं है, लंबे टाइम तक हम लोग करने के लिए जाएंगे उसको, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीव इंप्रूव होगी यहाँ पर। तो इस ऑप्शन को मैं इसके रेफरेंस में ठीक मान सकता हूँ, यस कैपेक्स के सर। रेफरेंस में। यस सर। ठीक है। डेब्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या किया इन्होंने, बताओ मेरे को। आई थिंक इसने स्वैप कर दिया इस चीज को, मुझे जहां तक लगता है। डेब्ट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग को इसने स्वैप कर दिया, हाँ। दोनों को। हाँ स्वैप्ड है सर ये। क्योंकि डेब्ट फाइनेंसिंग क्या होता है, हमारा फाइनेंस मेथड में आता है वो तो, और ये हमारे केस में आएगा, ये उसमें आएगा हमारा डेब्ट फाइनेंसिंग में। इक्विटी कैपिटल में आना चाहिए। हाँ, तो हमारा ये स्वैप कर दिया इसने, जिस वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ओनली वन बनेगा। With reference to the Indian economy, consider the following statements. A share of the household financial savings goes towards government borrowings. Dated securities issued at market rated rates in auctions for a large component of internal debt। भाई मेरे को इसने जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर सबसे पहले, कि एक शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल, आपने वो एक डायग्राम हाउस होल्ड वाला जो एक डायग्राम बन के आता है जिसमें हाउस होल्ड होता है, इनकम और ये सब होता है, वो पढ़ा होगा आप लोगों ने, Yes, sir. है ना? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ उसके रेफरेंस में, अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरिंग्स, ये होता है। भाई डायरेक्टली हम लोग जितना भी हाउस होल्ड में हमारा सेविंग हो रहा है, हम लोग कहाँ पर करते हैं? बैंक्स में सेव करते हैं, अपना बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इंश्योरेंस, स्मॉल सेविंग, ये सभी तो करते हैं हम लोग। बताओ मेरे को इसका। यस सर। Yes, sir. तो सर। मतलब ये जितने भी फंड्स होते हैं हमारे, वो इनडायरेक्टली हम लोग यूज होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बोरिंग्स के लिए यूज होते हैं, बोल सकते हैं इसको। सर हाँ, वो पीछे वाले में ना मतलब इक्विटी फाइनेंसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है और डेट फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है, ठीक है सेकंड ये वाला। स्टेट। हाँ। लेकिन यूपीएससी ने गलत दिया है इसको। सर ये इसलिए होता है क्योंकि डेट फाइनेंस करके आप एसेट क्रिएशन करते हो, जैसे डेट लेके हम्म। एसेट क्रिएट कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है, और इक्विटी फाइनेंसिंग रेवेन्यू में ही आता है। मतलब मैंने भी क्रॉस चेक किया है।
लेकिन इसने जो डेप्थ फाइनेंसिंग वाला दिया है ना, उसके हाँ रेफरेंस में यहाँ पर इसने जो मेंशन किया है फाइनेंसिंग मेथड बताया है इसको यहाँ पर। हाँ सर, वो फाइनेंसिंग ही होती है, मतलब बट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिया जाता है। लेकिन इसने क्रॉस दे दिया इसको, गलत बताया यूपीएससी ने तो। मैं एक बार फिर से एक क्रॉस बार चेक क्रॉस करके। चेक करना है इसको, क्योंकि मेरे ठीक रेफरेंस ठीक से तो मेरे को लगता है कि गलती है, स्वैप ही कर रखा है इसने। सर ठीक। बट एक और लॉजिक ऐसे लगा सकते हैं क्या कि जैसे डेट फाइनेंसिंग से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल्स चेंज हो रहे हैं, तो कैपिटल फाइनेंस एक्सपेंडिचर में आ गया, जैसे हम कब? उसमें करते हैं, मतलब बजट में जैसे देखते हैं। हाँ, उसी लॉजिक से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। हाँ। हम्म। लेकिन यार अभी एक बार इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा दोबारा मुझे एक बार फिर से, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि इसने स्टेटमेंट्स को मे भी उस कंडीशन में या उस टाइम पे हो सकता हो, क्या पता। क्योंकि अभी ये पेपर भी 5 साल पुराना है, 4 साल पुराना है। लेकिन यार कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लेंगे इसको एक बार फिर भी, लेकिन यूपीएससी ने इसको क्रॉस ही माना है, रॉन्ग ही माना है इस स्टेटमेंट को। ठीक है। इसका ओके। बताओ मुझे, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट बताओ मुझे, जो हम बता रहे थे ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट होता है, बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस, जो भी हमारे बैंक डिपॉजिट है, स्मॉल सेविंग्स, तो ये हमारे गवर्नमेंट बोरिंग्स के लिए जाता नहीं जाता। आपने जो भी कुछ सेव किया है वो तो गवर्नमेंट बोरिंग्स के लिए चला गया ना वहां पर। Yes, sir. ठीक है, स्टेटमेंट ठीक हो गया। अब डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शंस फ्रॉम अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेप्थ, ये ठीक है या गलत है? डेटेड सिक्योरिटीज क्या होता है मतलब? इसको हम लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, यस सर। है ना? और इशूड किसके थ्रू होता है? ये ऑक्शंस के थ्रू ही होता है इशूड, जो भी होते हैं। जो भी हमारे लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो ऑक्शंस के थ्रू इशू होते हैं। और जो भी मार्केट रेट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसमें मार्केट रेट्स हमारे लिमिटेड होते हैं। तो गवर्नमेंट इन डेप्थ का मेजर पार्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पर ठीक होगा, दोनों ऑप्शन इसके ठीक होंगे। ठीक है। Consider the following statements. Pursuant to the report of H.N. Snell Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. सेकंड देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मुझे कुछ इसका किसी ने पढ़ा भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे देखते हैं क्या ऑप्शन निकल के आ सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है भाई, आर्टिकल 129 मेरे को याद आ रहा है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए, और 215 हाई कोर्ट के लिए मेरे को याद आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। थर्ड देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्या ये गलत। मेंशन है हमारे यहाँ पर नो उसमें? सर, No, ये तो sir. नहीं। अलग से कोर्ट एक्ट कोड के है। थ्रू आया ना सीआर। 1971 में। हम्म। यस सर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपका आंसर यहाँ पर बेसिकली एक स्टेटमेंट गलत, दो स्टेटमेंट गलत। अब या तो मेरे ये दो ठीक होंगे या फिर एक, तो मेरे को 50-50 पे आ गया। चलो फोर देखते हैं। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद इट्स पावर्स, द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या ठीक होगा? सही Yes, होना sir. चाहिए। भाई पार्लियामेंट ने तो एक्ट बनाया 1971 में, तो सही है सर। लेजिस्लेटिव पावर है तो उसमें कुछ भी कर सकता है, तो ठीक स्टेटमेंट होगा ये। हम्म। इसका 1-2-4 आंसर होगा इसका। सुप्रीम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ पनिश कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स ना। इस पे एक बार देख लेना कि आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। 129 अपना किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। और 215 किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए है। 129 और 215। ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की जब हाई कोर्ट्स की बात करता है तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है, कंटेम्प्ट पनिश कर सकते हैं वहां पर, उस टाइप का एक पॉइंट है। अब देखो किसी को ये नहीं बताता, लेकिन फिर भी आप एक अपना एजम्पशंस लेके जा सकते हो कि भाई अगर ये दो स्टेटमेंट निकल गया तो फर्स्ट तो ठीक होगा ही होगा यहाँ पर। ठीक है। तो एक ये भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो चीजों को। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन ऑफ एडवोकेट्स। भाई मेरे को इसका नहीं पता पेटेंट अटॉर्नीज का, लेकिन कॉर्पोरेट जो लॉयर्स होते हैं उनको भी तो हम एडवोकेट ही बोलते हैं। यस सर। और इसमें एक एक्सट्रीम वर्ड एक्सक्लूडेड भी आया था, ये भी रेफरेंस के लिए देख लो कि ये भी गलत हो सकता है, एक्सक्लूडेड वर्ड तो है। तो जो भी हमारे ये एडवोकेटेड वाला था, एडवोकेटेड एक्ट 1961, ठीक है, जो कि लीगल प्रोफेशन रेगुलेट करता है, उसमें ये भी मेंशन है कि कॉर्पोरेट लॉयर्स आर आल्सो कॉल्ड एडवोकेटेड। तो ये रेफरेंस मेरा ठीक होगा या गलत होगा इसमें? Sir, गलत होगा। है ना? तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि हमारा जो कॉर्पोरेट लॉयर्स है उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लूड नहीं है, वो उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो ये रेफरेंस गलत हो गया। बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द लॉ कॉलेजेस।
तो ये ठीक है। सही है, सही है सर। यस सर। बार लाइक काउंसिल ऑफ इंडिया, ये हमारा क्या काम करता है? सबसे पहले तो एक तो लीगल एजुकेशन रेगुलेट करता है, दूसरा लॉ कॉलेज को रिकॉग्नाइज करता है। ये दो काम इसके मेजर हैं। थर्टीन देखते हैं भाई। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्री रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, अभी देखते हैं इसको भी। When a constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give his or her assent. A constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority, and there is no provision for joint sitting. इसमें वैसे नो भी आया है, लेकिन अभी रेफरेंस के तौर पे इसको हम लोग स्किप ही कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गलत है सर। गलत है सर ये। भाई प्रेसिडेंट को क्या रिकमेंडेशन की जरूरत है? प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन की भाई, ये तो ऑर्डिनरी बिल होता है ना, उसमें क्या रिकमेंडेशन की जरूरत है? गलत हो गया। अब फर्स्ट गलत हो गया तो आंसर मेरा वैसे ही निकल के आ गया, अगर आप रेफरेंस के तौर पे देखोगे तो एक इसमें आप मेरे को आर्टिकल 368 के बारे में बताओगे सबसे पहले। जो भी इंडिकेशन होता है उसमें कोई प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन का नीड होता है? नो सर। नहीं नहीं होता। सर। ठीक है। कोई पैसेज हो गया, उसमें क्या होता है? मेजोरिटी कौन सी होती है इसमें? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल। स्पेशल और मेजोरिटी। राटिफिकेशन बाय स्टेट्स ठीक अगर है, फेडरल हाँ। स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो। कोई डेडलॉक है इसका, नहीं। इसका जॉइंट सिटिंग का? सेटिंग का कोई जॉइंट सेटिंग का कोई प्रॉब्लम। मैकेनिज्म नहीं है। हाँ। तो भाई यहाँ पर अपना ये तीन चीज आर्टिकल 368 में भी याद रखना है। ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो दे रखा है इसने, वो किसके रेफरेंस में दे रखा है? 368 के रेफरेंस में दे रखा है। ठीक है। प्रेसिडेंट कैन नॉट वेटो, असेंट देना सिर्फ मैंडेटरी उसका बनता है यहाँ पर। ठीक है। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव अ असेंट। यस, ट्रू। लास्ट वाले में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब मेरा यहाँ पर भी ठीक होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुका हूँ। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स। चलो भाई अब बताओ मेरे को कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर मेंशन है कि 4 रैंक में अपने मिनिस्टर्स को वो करना है, डिवाइड करना है? कहीं पर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? आप लोगों ने कहीं पढ़ा है? नो नो सर। सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में मेंशन है। गलत हो गया। आ गया आंसर एक ही। ठीक है। चाहे आपको ये पता है नहीं पता है, 15% भाई ये पता है नहीं पता, लेकिन फिर भी आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किसको मेंशन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। यस, गुड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सिर्फ मेंशन करता है यहाँ पर। ठीक है। और ये जो हमारा बताया इसने, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। ये हमारा किस लिए है? 91 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था, वो है ये हमारा। उसमें मेंशन किया गया था। ठीक है। इस बार तो पॉलिटिक्स क्वेश्चन बहुत बेसिक थे ये वाले तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा? अब देखो बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो तरह की पावर पता होनी चाहिए। एक एक्सक्लूसिव पावर पता होना चाहिए और एक दूसरी शेयर्ड पावर पता होना चाहिए। एक्सक्लूसिव पावर क्या होती है बताओ लोकसभा की? नो कॉन्फिडेंस मोशन। मनी। ठीक है। मनी बिल कंट्रोल, ये सब चीजें। और शेयर्ड में इमरजेंसी हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, ये हमारा शेयर्ड पावर में आता है। ठीक है, करेक्ट है। यस यस। सर। यस सर। अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। तो भाई इमरजेंसी आएगा तो खाली लोकसभा ही क्यों आएगा वहां पर पावर में? दोनों ही करेंगे ना। सर 1 महीने के अंदर दोनों को करना होता है ना इसमें हाँ, वैसे। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर क्रॉस करूंगा तो भाई ये दो स्टेटमेंट तो मेरे कट गए। अब यहाँ पर अब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा ना जिसमें 3 स्टेटमेंट दिए होंगे छोटे छोटे और दो ऑप्शन ऐसे बना के दे रखे होंगे, तो जनरली आपका आंसर 2 और 3 में से ही होगा। मतलब जो आपका एक एक सिंगल सिंगल ऑप्शन होंगे ओनली वाले, उनमें से ही होगा क्वेश्चन। ये भी यही वो रूल सिखाएगा बस आप लोगों को। जो बाप और बच्चा रूल बता रहा हूँ मैं, वो यही रूल सिखाएगा उसमें, दो तरह के। ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस आप लोग अगर देखोगे वो 2 से 3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आएगा। ठीक है। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या ये करेक्ट है? सिर्फ भाई किसमें? लोकसभा में ही तो होता है ये। यस सर, करेक्ट यस। है। गवर्नमेंट लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां पर होगा। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई दोनों ही गलत तो है। करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही करेंगे वहां पर, तो इम्पीच करेंगे तो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक आंसर मेरा बी आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है।
इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने हैं और उसमें मोस्टली आंसर ऐसे ही बनते हैं। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा तो सेम उसका ही फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब दो स्टेटमेंट आए। A law specifies that a nominated legislature cannot join any political party. Cannot भी आया और any भी आया और विद इन 6 मंथ बोल रहे हैं यहाँ पर कि ठीक है, पार्टी विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। क्या स्टेटमेंट ठीक है गलत है सर, कर सकता है 6 महीने के अंदर। भाई? विद इन 6 मंथ के अंदर कर सकता है ना वो तो। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हमने इसको पढ़ा भी है शायद, है ना, इस स्टेटमेंट को। यस सर। फिर आया द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेमवर्क विद इन विच द प्रेसिडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड डिफेक्शन लॉ केस। सही है। ये ठीक है मेरा। ठीक है, 10th शेड्यूल में आप लोगों ने क्या पढ़ा है भाई? कौन डिसीजन लेता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। करंट चेयरमैन अपना। हाँ ठीक है, कर। ठीक है, तो ये ध्यान में होना चाहिए। और 6 मंथ का अपना इसका कोई टाइम पीरियड ऐसा है ही नहीं, उसके अंदर होना चाहिए हम लोगों का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भाई ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। नहीं सर। गलत हो गया ये तो। हाँ, ये हो सकता है कि भाई क्या अटॉर्नी जनरल वोट कर सकता है? नो सर, नहीं सर। वोट नहीं कर सकता। हाँ, पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। भाई पार्लियामेंट में ये भी करते हैं, मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट करते हैं वहां तो लेकिन ये यहाँ पर वोट नहीं कर सकता है। और सोलिसिटर जनरल क्या होता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है सोलिसिटर जनरल वाला, ये मेंशन है हमारे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं है सर। मेंशन मेंशन नहीं नहीं है। है। क्वेश्चन भी पूछ ले तो ये भी मेंशन नहीं है अपने में। तो सबसे पहले ये तो गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। ऐसा हो सकता है नो नहीं सर। होते। भाई? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग होता है ना ये तो। हाँ, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसको। ऐसा कोई रूल ही नहीं है जो रिजाइन कर दे भाई, वो रिजाइन कर दे उसके रेफरेंस में, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर डी निकलेगा यहाँ पर। विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन इसका यूपीएससी ने तो तीनों ही मार्क कर दिया, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसको आप लोग भी एक बार दोबारा से रीचेक कर लोगे। यूपीएससी ने तीनों ही आंसर दिए हैं इसके। ठीक है, चलो देखते हैं। द रेट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ इंडिया मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज अनट्रस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। ठीक है ये वाला? यस सर। सही है सर। ठीक है, जनरली भाई प्राइवेट बॉडीज जो भी उसके अगेंस्ट जाता है तो एक्सपीरियंस क्या है, पब्लिक ड्यूटी में उसमें अलाउ कर देता है वो उसको। ठीक है, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। गलत है सर ये वैसे तो। ये वैसे मतलब यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ ये गलत होगा, लेकिन यूपीएससी ने इसको ठीक माना है यहाँ पर। अब मुझे ये पता नहीं क्यों माना है, क्योंकि इसने क्या बताया इसने कि जो कंपनी होती है भाई वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उस रेफरेंस से इसने इसको मतलब ठीक बताया है। और कंपनी के अगेंस्ट में भी जनरली वो नहीं जाता है मैंडेमस, तो इस रेफरेंस से ठीक बताया, लेकिन मेरे रेफरेंस से गलत है स्टेटमेंट। तो इसको भी एक बार आप लोग ध्यान से थोड़ा सा बेयर एक्ट्स वगैरह से पढ़ना है इसको, तब पता लगेगा। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू obtain द रिट ऑफ क्वारंटो। भाई कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन कर सकता है ना ये तो। यस सही सर। है। लोकस स्टैंडी वाला जो आप लोगों ने पढ़ा है ब्रॉड होता है, वो सब आप लोगों यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, लोकस स्टैंडी वाला। ठीक है, लेकिन यूपीएससी ने तीनों मार्क किए हैं, इसको देखना है एक बार क्वेश्चन को। विथ रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, आयुष्मान भारत क्या है भाई? हेल्थ हेल्थ इंक्लूसिविटी है, के लिए। हेल्थ के रिगार्डिंग है कुछ। यस सर। डिजिटल भाई रिकॉर्ड कुछ ऐसा कर रहा है, या इंटरप्रोलिटी कुछ कैसा बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। तो भाई किसी पे हम लोग थोप सकते हैं ये वाला कि नो भाई तेरे को सर। अडॉप्ट करना ही करना है? नहीं। कोई नहीं करेगा, कोई नो कोई सर। तो हॉस्पिटल्स को आप कोई भी मतलब ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो। ये एक वॉलेंट्री सिस्टम है जिसको फोर्स नहीं करना है। तो अपना पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत करके आंसर निकल के आ जाएगा थर्ड ओनली। ठीक है, अब उसका एम्स जहां पर आता है, ऑब्जेक्टिव जहां पर आता है, मोस्टली वो स्टेटमेंट भी ठीक हो जाते हैं हमारे। जहां पर एम्स ऑब्जेक्टिव आता है वो स्टेटमेंट भी मोस्टली ठीक होते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, ठीक है, एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट्स, अल्टीमेटली हो सकते हैं भाई पार्ट, क्योंकि डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है हम लोगों को। तो मैंडेटरी नहीं है पार्टिसिपेशन, लेकिन ओवरऑल कर सकते हैं इसमें। इट इज अ सीमलेस पोर्टेबिलिटी
अक्रॉस द कंट्री, हाँ ठीक है, वो हेल्थ रिकॉर्ड्स कहीं पर भी आपको एनीवेयर कहीं पर भी एक्सेस हो जाएगा उसका, तो पोर्टेबिलिटी तो है इनका, जिसके रेफरेंस से थर्ड ऑप्शन इसका ठीक रहेगा यहाँ पर। वैसे जनरली एम्स का ठीक होता है, लेकिन एम्स और उसका क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव का, लेकिन यहाँ पर एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ एस अल्टीमेटली इसका रेफरेंस दिया है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर इसके रेफरेंस से, क्योंकि बिल्ड करना है उसका, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई तेरे को पार्टिसिपेशन करना है, इसके रेफरेंस से गलत है, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक हो गया। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, कोई बताएगा इस क्वेश्चन को? सबने पढ़ा है इस क्वेश्चन को, 5-6 बार पढ़ रखा है। As per rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as a speaker may fix. सही है सर, यस सर, ये करेक्ट है। गलत है? नहीं सर, ये सही है। सही है। ठीक है। There is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. सर ये wrong है, क्योंकि कन्वेंशन से होता है, मैंडेटरी प्रोविजन हाँ नहीं है। भाई, लॉ से नहीं होता ना, कन्वेंशन से होता है, तो लॉ से थोड़ी ना होता है। हम्म, तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर गलत हो गया भाई, सेकंड गलत होगा। तो आप लोगों ने देखा कि दो स्टेटमेंट में वैसे ही कट गए यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं, अब दो स्टेटमेंट कट गए हैं, तो अब मैं देखता हूँ थर्ड और फोर्थ वाला, ठीक है। और अभी देखोगे तो वैसे थर्ड भी कट गया है, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, तो आपने देखा फर्स्ट वाला हो गया, फोर्थ के साथ कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन थर्ड एक बार फिर भी देख लेते हैं क्यों यहाँ पर ये गलत हुआ है। द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर as the speaker when presiding over the sitting of the house, no appeal against his rulings. बताओ, सही है यस सर। सर, ये ये सर सही है। ठीक है ना, ये अपना ठीक होगा। द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज डेट द मोशन मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया है ये। अब यहाँ पर क्या है, मूव्ड बाय द स्पीकर होगा या क्या होगा यहाँ पर? भाई मोशन तो जो भी हमारा होता है वो कोई एमपी भी मूव कर सकता है ना उसको, तो इसमें यस शायद सेकेंडेड बाय पीएम। किसमें? सर, इसमें सेकेंडेड बाय पीएम गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये गलत हो सकता है। हाँ, क्योंकि हाँ सर ये भी गलत होगा, लेकिन अगर मैं पहली स्टेटमेंट पे जाऊं मूव बाय द स्पीकर, तो कोई भी एमपी कर सकता है ना उसको तो मूव। भाई कोई ऐसा कोई, ये वो थोड़ी ना है कि भाई कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नहीं है ना, ये तो कोई भी एस्टेब्लिश ऐसी कोई भी एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नहीं है ये वाला। तो मोशन ओके तो एमपी भी मूव कर सकते हैं, हालांकि वो भी गलत है, लेकिन मैं फर्स्ट रेफरेंस से इसको रॉन्ग कर रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। तो ये भी गलत होगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड मेरा आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में 21st क्वेश्चन आपका, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो भाई सबसे पहले CH4 और N2A, काफी टाइम यूज होगा ये, तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए CH4 का। तो कॉटन जो होती है उसमें क्या आपकी मीथेन और वो मिलती है? नो सर। भाई क्या होती है, ड्राई क्रॉप होती है तो, और कोई वाटर लॉगिंग नहीं होती इसमें, तो मीथेन तो नहीं बनती आई थिंक, ठीक है। राइस में आपका पानी भी ज्यादा चाहिए होता है, वहां पर वाटर लॉग क्रॉप हमारी ये, ठीक है, पैडी क्रॉप मतलब बोलते हैं हम उसको। तो जो एनारोबिक कंडीशंस होती है CH4 की वो मिलती है, और फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उसमें हमारा नाइट्रोजन जो होता है N2A, तो वो भी रहेगा यहाँ पर। तो दोनों तो आ रहा है यहाँ पर कंडीशन में, N2 भी आ रहा है और CH4 भी आ रहा है इसमें, तो राइस में तो ये ऑप्शन तो आएगा ही। शुगर केन में क्या होता है भाई, N2A तो होता है शुगर केन में, लेकिन मिथेन का इतना वो नहीं बन पा रहा है यहाँ पर। फर्टिलाइजर तो हम इसमें भी यूज करते हैं, लेकिन मिथेन का मेजर कोई सोर्स नहीं है शुगर केन के अंदर। फॉर वीट, वीट में ड्राई कल्टीवेशन होता है, N2A तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन क्योंकि फर्टिलाइजर यूज करते हैं, लेकिन मिथेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो राइस में ही आएगा एक यहाँ पर, ठीक है। तो राइस वाला मेरा ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स इज प्रैक्टिस्ड। भाई सबसे पहले तो आपको सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का पता होना चाहिए क्या होता है ये। कोई मेरे को लग रहा है एक मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक है ये, और इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं भाई। वाटर सेविंग सबसे पहले तो, अगर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का है। दूसरा, हाइयर यील्ड की बात कर सकते हैं।
और क्लाइमेट फ्रेंडली की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट, बताओ ये पॉइंट ठीक है? नो सर, मतलब सर ये पे- अगर वेट और ड्राइंग करें तो सीड्स तो ऑलरेडी लग चुके हैं ना, तब सीड रिक्वायरमेंट तो उतना ही रहेगा। हाँ, तो भाई यहाँ पर अपना, भाई वो तो अपना पूरा उतना वाइडर स्पेसिंग तो हो ही चुका है उसका, तो ये तो ठीक होगा मेरा ऑप्शन यहाँ पर। रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, भाई जो भी एनारोबिक कंडीशंस होती हैं उनको सही कम है कर, सर। वेटिंग और ड्राइंग से, तो ये भी ठीक होगा। हाँ, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ये भी सही है सर। लेस वाटर इरिगेशन है, पंपिंग कम करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम करेंगे, तो ये भी ठीक होगा, तो इसका बिल्कुल ठीक होगा। जब भी ऐसा कोई मॉडर्न टेक्निक या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए बात करेगा, साइंस के क्वेश्चन में, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में, मोस्टली आंसर 1 2 3 बनेगा उसका। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट? विक्टोरिया लेक, बताओ भाई कहाँ पर है ये? वेस्ट का नाम दिया है, विक्टोरिया हमारी ईस्ट अफ्रीका में आई थिंक। यस सर, यस जिम्बाब्वे सर। और ठीक है, युगांडा, अफ्रीका की सबसे केन्या और लार्जेस्ट, तंजानिया। हाँ अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट है ये। हम्म, फिर लेक फ्यूगुमैन, इसका बताओ, फ्यूगुमैन का ये कहाँ पर है? माली, कहाँ पर है ये? माली में, ये माली में है, वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, कौन सी रिवर है यहाँ पर बताओ? यस शोभी, नाइजर। ठीक है, ये रिवर है यहाँ पर, और किस लिए ये हुआ? ड्रॉट, तो उसमें रिवर डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन हुआ, जिसके रेफरेंस से ये मेरा आंसर आएगा वेस्ट में। लेक ओगुटा कहाँ पर है? ये नाइजेर। नाइजीरिया में है सर ये। ठीक है, लेक वोल्टा कहाँ पर है? घाना में। घाना में। ठीक है, ये कौन सी है? आर्टिफिशियल लेक है भाई ये, आर्टिफिशियल लेक है ये घाना में, जो कि एक डैम से बनाई गई है। ठीक है, ये गंडीकोटा कैनियन ऑफ द साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? बताइए भाई, इसका क्या मतलब है गंडीकोटा का? ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, ये कहां पर है? सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। अब तो आ जाना चाहिए आंध्र प्रदेश के रेफरेंस से, तो रिवर के नाम आ जाने चाहिए अभी तो। कावेरी कहाँ होती है हमारी? कर्नाटका, तमिलनाडु तमिलनाडु। में आता है। ठीक है, और ये मंजीरा, भाई गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, तेलंगाना में आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में तुंगभद्रा, ये तो सबको पता है यार, कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी है, तो हम्पी रीजन में आता है, हम्पी रीजन में आएगा। तो पेनारी बचेगा जो आंध्र प्रदेश में आएगा, यहाँ पर कैनियन बना है पेनियार रिवर के रीजन के ऊपर। बेसिकली ये जो भी बात करता है कनिकोटा कैनियन, ये क्या होता है? ये एक तरह का रिवर इरोजन लैंडफॉर्म्स होता है हमारा, रिवर इरोजन लैंडफॉर्म्स होता है। ठीक है, रिवर इरोजन लैंडफॉर्म्स होता है। फिर उसमें शगुन कैमरा ओपन है आपका ना? फिर उसमें क्या होता है कि रेफरेंस के तौर पे, 1 मिनट देना मेरे को। हाँ, तो अब देखते हैं 25th क्वेश्चन, पीक माउंटेन्स। ठीक है, पीक माउंटेन्स में आपका भी जो बनेगा यहाँ पर, नामचा बारवा कहाँ पर है? गढ़वाल में है कोई? नो नो सर, जी। कहाँ पर है? अरुणाचल अरुणाचल। प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और इसमें कौन सा मतलब रिवर कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, वेरी गुड। नंदा देवी, ठीक है, कुमाऊं वाला। यस सही। ठीक है, नंदा देवी। ये नौक्रिक, ये नौरिक, गलत। नो ये सर, कहाँ पर है? मणिपुर, मेघालय। मेघालय, मेघालय। मेघालय, गारो हिल्स। ठीक है, हिमालय का पार्ट नहीं है ये, तो इसके रेफरेंस में मेरा एक ही पार्ट ठीक हुआ, सेकंड वाला।
लेवेंट, ये वर्ड एक नया आया था, लेवेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी कुछ ऐसा एक वर्ड का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको पहले तो सिमिलर क्वेश्चन देखना है कि भाई सिमिलर थीम पे कौन से हैं, तो आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन निकल के आ गए सिमिलर पे। ठीक है, लेकिन फिर आपको देखना है कि कहाँ पर 2 सिमिलर वर्ड पकड़ के आ रखे हैं। ठीक है, जैसे मेडिटेरियन वाला आ गया, किसके अंदर और वर्ड सिमिलर है, ये मेडिटेरियन का आ गया ना, तो उसमें से ही कोई एक आंसर बनेगा यहाँ पर, ऐसा कुछ है। लेकिन पहले नॉलेज पे ही जाना है, जो मैं आपको वो भेजूंगा वीडियोस, उसके में यही सिखा रखे हैं उन्होंने। ठीक है, तो लेवेंट के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, लेवेंट क्या है। रीजन का नाम है, मतलब सर भाई आंसर। जो भी वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनका ना उनको रेफरेंस दिया है। जैसे कि ईस्ट मेडिटेरेनियन में सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इनके में जो चलती है चीजें है ना, उसका। इसके बाद में जैसे एक यहाँ पर एक और वर्ड है, मैग्रेब। ये किसके लिए आता है? ये आता है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के लिए, मैग्रेब। मोरक्को, अल्जेरिया, तुनिशिया ना, इनके लिए आता है। साहिल, ये क्या है? डेजर्ट और सवाना का ट्रांजेक्शन दोनों का। ठीक है, फिर ऐसे ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका, या तो आपने पढ़ रखा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, ईस्ट अफ्रीका के अंदर इथोपिया, एरेशिया, जिबूती और सोमालिया। ठीक है, फिर आपका एक बाल्कन्स, BALKNS, बाल्कन्स, उसमें साउथ ईस्टर्न यूरोप की बात की है, ग्रीस, अर्मेनिया, बेलगाइज, इनके लिए। ठीक है, तो ये वर्ड है जो कि कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स। अब रीजन अलोंग नॉर्थ अफ्रीका शोर्स स्ट्रेचिंग द इजिप्ट टू मोरक्को, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया ना। अगर मैं यहाँ पर मैंने बोला कि भाई इसका हम लोग ईस्ट मेडिटेरेनियन, या फिर मैं वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करूं, तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया यहाँ पर मोरक्को और ये वाला। तो ये तो मैंने बताया कि ये मैग्रिब जो अपना जो मैंने बताया उसका रीजन हो गया। ऐसे फिर पर्शियन गल्फ और हॉर्न अफ्रीका का डिफरेंट हो गया। ठीक है, और ये तो बिल्कुल ही ब्रॉड हो गया, कोस्टल एरियाज, एंटायर कोस्टल एरिया थोड़ी ना होगा, कुछ ना कुछ कंट्रीज तो होंगी इसके अंदर। पूरा तो कितना बड़ा एरिया है ये, पूरा तो नहीं होगा, तो इसको तो वैसे ही क्विट कर देंगे। तो एक आंसर आएगा, ए आंसर है इसका। लेकिन पहले पे आपको नॉलेज यूज करना है, उसके बाद आप इसको यूज करोगे बाद में। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। बताइए भाई, अफगानिस्तान के बॉर्डर बताओ पहले मुझे। सर एक तो कितने बॉर्डर लग रहे हैं पाकिस्तान। अफगानिस्तान के? कितने कंट्रीज के बॉर्डर हैं? 6। कौन कौन सा? पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना का कुछ स्मॉल पार्ट। आप बताओ इनमें से कौन कौन सा कंट्री आ जाएगा यहाँ पर। अजरबैजान के अलावा सारे हैं। हाँ ठीक है, ये कट गया अपना। और और कौन सा? एक और कट जाएगा। क- ये भी तो क- कटेगा, कजाकिस्तान भी तो किर्गिस कटेगा। किर्गिस्तान, हाँ। है ना, तो अपना यहाँ पर आंसर आ गया सी। सर ठीक है, अगर इसमें इंडिया ऑप्शन में होता तो हम इंडिया लेते, मतलब इंडिया का भी थोड़ा सा तो पार्ट है ही, और वो न्यूज़ में भी था लास्ट ईयर। पर लेते नहीं है हम लोग यार इंडिया का, ठीक है। लेते नहीं है, क्योंकि उसमें 6 कंट्रीज का ही मेंशन किया है, जहां तक है, क्योंकि लेते नहीं है वैसे तो। ओके सर। तो लेकिन इंडियन में तो लेते हैं बॉर्डर शेयर में। इंडिया में लेते हैं, लेकिन ओवरऑल एक जब उसकी हम लोग बात करते हैं तो वहां पर मना कर देता है, लेता नहीं है वो। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो अगर क्वेश्चन आता है जबकि हमारे बॉर्डर कंट्रीज कौन से हैं, उसमें हम लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी और कंट्री के रेफरेंस में से अब यहाँ पर अफगानिस्तान का दिया है इसने बॉर्डर्स का, तो वहां पर उसने नहीं माना, यूपीएससी ने भी नहीं माना, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि वो शायद नहीं लेता है इसको। तो पीओके के पास होकर साइड इसलिए क्या। हाँ मोस्ट प्रोबेबली वो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एरिया है ना, इस चक्कर में शायद में भी। जैसे ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है मोनोजाइट का, 2 से 3 बार किया हमने इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले मोनोजाइट इज सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, भाई कोई ना कोई अर्थ मेटल का तो होगा कुछ ना कुछ सोर्स। ठीक है, ठीक होगा। मोनोजाइट कंटेन्स थोरियम, भाई न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इंडिया में बहुत ही जरूरी है, और रिच मिनरल है हमारा, रिच मटेरियल है, तो ये भी होगा। अक्कर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल, एंटायर तो नहीं होता है भाई, पूरे जगह पे तो नहीं आएगा, स्पेसिफिक लोकेशन होगा कोस्टल एरिया में, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, उन टाइप्स का। ठीक है, तो मुझे लगता है ये थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा। थर्ड गलत होगा, तो ये कट गया, ये कट गया, बी ऑप्शन आ गया आपका। और गवर्नमेंट ही तो इसको करेगा, ओनली कैन प्रोसेस एक्सपोर्ट मोनेटाइज मोनोजाइट, गवर्नमेंट ही तो कर सकता है उसको और बाकी तो कोई नहीं करेगा उसको, तो ये भी ठीक होगा इसका। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन।
फर्स्ट हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून, सेकेंड हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून, सबको याद है? 21 जून, ये डेट सबको याद है, समर सॉलिस्टिक्स। Yes, sir. यस Yes, तो कौन सा आंसर होगा इसमें? B. ठीक है, 21 जून है तो सेकंड में आ जाएगा ये। वेटलैंड लेक और लोकेशंस के बारे में है। ठीक है, अब होरिका वेटलैंड कहाँ पर है ये? पंजाब में है? Kashmir. ये है जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, ये शोभी। ठीक है, रेणुका वेटलैंड, ये यस बताओ, ये ठीक है? Himachal. Yes, sir. ये ठीक है। और ये अभी हमारी रामसर साइट भी है, ठीक है, ये रामसर साइट भी हमारी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर है रुद्रा सागर लेक त्रिपुरा के अंदर। ये भी सही। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुद्रा सागर को? नीर महल वाटर प्लेस, नीर महल वाटर प्लेस, ये भी ध्यान रखना, रुद्रा सागर को हम लोग नीर महल वाटर प्लेस भी बोल देते हैं। अब ये केरला में है सर। छोटा, ये कहाँ पर है? Kerala. ये है केरला। केरला में है। ठीक है, केरला में क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ केरला, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ केरला है भाई ये। तो मेरे कितने पेयर सही हुए? 2 पेयर ठीक हुए यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कभी 4 में से आता है तो 2 ठीक होंगे, 4 पेयर देता है तो हमेशा 2 ही ठीक होते हैं ऑलमोस्ट। ये भी ट्रिक बताएगा वो भाई। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच वन ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब ये प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है। ठीक है, तो बताओ मुझे, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दिशा। साइंस एंड टेक में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट में आता है, तो आपको ऑल करेक्ट की तरफ ही जाना है, ऑल करेक्ट होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि मेरे रेफरेंस से यूपीएससी ने तो ऑल करेक्ट माना है। कोविन ठीक है, आपका प्लेटफॉर्म है, डिजिलॉकर आपका प्लेटफॉर्म है, दिशा आपका प्लेटफॉर्म है, लेकिन आरोग्य सेतु जो है वो एक एप्लीकेशन है, लेकिन उन्होंने उसको करेक्ट माना है। लेकिन यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात किया तो आरोग्य सेतु हम लोग मान सकते हैं कि वो एक वो है, लेकिन प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स डिजिटल मान सकते हैं, लेकिन वो एक एप्लीकेशन है, उसको मैं प्लेटफॉर्म में काउंट नहीं करूंगा यहाँ पर। लेकिन यूपीएस ने दिया है तो मानना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो एप्लीकेशन की जगह फिर अभी इसको हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं हम चीजों को यहाँ से। वेब 3.0, ठीक है, फिर से साइंस का क्वेश्चन है। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी enables people to control their own डाटा। भाई डाटा ओनरशिप तो अपने पास ही होती है ना, यस सर। मीन्स ऑफ कंट्रोल कम होता है, तो ठीक होगा। इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स, ये भी सही है। ये भी ठीक होगा। डब्ल्यू वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय द यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन कॉर्पोरेशन, यस सर। ये भी ठीक होगा, क्योंकि भाई कोई भी सिंगल कंट्रोल थोड़ी करेगा, सिंगल अथॉरिटी तो डिसेंट्रलाइजेशन है, कोई भी कर सकता है, तो 3 ऑप्शन ठीक होंगे। फिर है सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब कोई भी ऐसा मेरे को लग रहा है कि क्लाउड सर्विस मॉडल है ये, है ना, मतलब सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड ओवर इंटरनेट, तो ऐसा कुछ बोल रहा है ये सॉफ्टवेयर का, सास का। ठीक है, तो सबसे पहले सास बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर्स इंटरफेस एंड कैन चेंज डाटा फील्ड्स, ठीक होगा ये, यस सर। क्योंकि विद इन लिमिट्स होता है। सास यूजर्स कैन एक्सेस देयर डाटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। ये भी सही है, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ सास। यस सर। भाई ईमेल ब्राउजर से एक्सेस भी हो सकता है ना, सर्वर से, सर्वर साइड होस्ट होस्ट भी कर सकता है, तो तीनों ऑप्शन ठीक होंगे मेरे। तो साइंस इन्वायरमेंट में मोस्टली आपके जो जो भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनके तीनों ऑप्शन ठीक होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट टू आइडिया रिफ्लेक्ट्स बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। भाई क्या क्या आपको लग रहा है कि भाई कोई भी ऐसा स्पेस बेस्ड वीपन हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, कोई ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्ट्रोनॉइड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन स्पेस। भाई एस्ट्रोनॉइड की बात कर रहा है तो बहुत ही कुछ, मतलब ये तो कुछ डिफेंस के अगेंस्ट ही जाके बात कर रहा है, स्पेस डिफेंस के अगेंस्ट ही जाके बात कर रहा है, इसको तो नहीं मानूंगा। A spacecraft lands on another planet after making several orbital motions। भाई इसने ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट की बात की है, तो कुछ ना कुछ ये यहाँ पर वेपन की बात हो रही है, वेपन की बात हो रही है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये तो भाई नॉर्मल है, कि भाई अनदर प्लेनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशंस, तो नॉर्मल स्पेस मिशन डिस्क्रिप्शन दिया है इसने कुछ, मतलब मुझे तो बॉम्बार्डमेंट का कुछ मतलब नहीं लगा यहाँ पर।
A missile is put into a stable orbit around the earth and deorbits over a target on the earth. कुछ ये लॉजिक बन के आ रहा है सामने यहाँ पर कि भाई मिसाइल को अर्थ ऑर्बिट में डाल दो और उसको अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में कहीं पर भी डी ऑर्बिट करके टारगेट कर दो, हिट कर दो वहां पर, ऐसा कुछ बोल सकते हैं इसका। यस सर। ठीक है। A spacecraft moves along a comet with the same speed and places a probe on its surface. ये तो भाई स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा है, जो कि आजकल चल रही है चीजें, उसके रेफरेंस में, तो ये भी गलत होगा, तो सी आंसर होगा इसका। तो क्वेश्चन थोड़ा ब्रेक करोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। जैसे ये क्वेश्चन है अभी क्यूबिट करके, क्यूबिट का मतलब क्या समझते हो? क्वांटम बाइट समझते हो क्यूबिट का अगर ब्रेक करूंगा तो? यस सर। तो क्लाउड सर्विसेज तो वैसे ही नहीं होगी। क्लाउड सर्विस क्या करता है, आप लोगों के मोबाइल में होता है ना, डाटा स्टोर करता है, तो ठीक है। भाई क्वांटम कंप्यूटिंग क्या करता है, क्लासिक बिट का काम करेगा या क्यूबिट जो इसने बोला उसका काम करेगा, सुपर पोजिशन का काम करेगा, तो ये कंसेप्ट मेरा होगा। अगर मैं विजिबल लाइट की करूंगा तो क्या होता है, ये लाइफ फाई होता है। तो भाई विजिबल लाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, लाइफ फाई कॉन्सेप्ट होता है अपना। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का तो कुछ है ही नहीं है, टेलीकॉम का आता है, तो ये तो बिल्कुल ही कट जाएगा। तो देखोगे तो क्वेश्चन को ब्रेक करो, क्यूबिट को, क्वांटम प्लस बाइट और क्वांटम कंप्यूटिंग, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। अब देखोगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की बात करिए, मतलब कुछ ना कुछ भाई चल रही है। क्लोज सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी बोल सकते हैं, यस सर। लिमिटेड नेटवर्क में काम करता है लोकल सर्वेलेंस के लिए, ठीक होगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आरएफआईडी टैग की बात कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। वायरलेस लोकल एरिया एरिया नेटवर्क की बात कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में होम ऑफिस में जो लाईफाई और ये अलग है हमारे, तो तीनों ही ऑप्शन ठीक होंगे इसके। ठीक है। 37 में देखो, बायोफिल्म स्कैन, बायोफिल्म स्कैन, बायोफिल्म स्कैन, ठीक है, पूरे तीनों में कैन कैन दे दिया। फिर भी बायोफिल्म्स क्या होता है भाई, कोई भी मेरा यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोबियल बिहेवियरिंग की बात कर रहा है कुछ यहाँ, या फिर सरफेस और प्रोटेक्टिव लेयर की बात कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म अ मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज, बताओ। कर सकता है सर। कर सकता है ना, हाँ। तो ये हमारा ठीक होगा। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म अ फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेज, भाई पाइपलाइन स्टोरेज सर्फेसेज उस पे तो हो सकता है ना। यस सर। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटोबायोटिक रेजिस्टेंस, भाई प्रोएक्टिव लेयर बनाता है अपना, हाई रेजिस्टेंस तो हो सकता है वहां पर। तो ऑल करेक्ट रहेगा यहाँ पर। तो ये देखो साइंस के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने देखे वो ऑल करेक्ट पे आ रखे हैं। प्रोबायोटिक्स इसका बताओ मुझे, 40 क्वेश्चन करेंगे अभी इसके ना। सर पहला तो सही है हम्म कि मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। दूसरा गलत है क्योंकि नेचुरली भी फाउंड होता है सर, योगर्ट में होता है। हम्म भाई प्रोबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, लाइव बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यही मतलब होता होगा। हाँ, मोस्टली जो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। हाँ, प्रोबायोटिक्स आर मेड बोथ बैक्टीरियन एंड यीस्ट, यस। फॉर बैक्टीरिया लैक्टो बैक्टीरियस के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। और यीस्ट में क्या होगा, यीस्ट सर में क्या होता यीस्ट तो है? खुद ही एक वो है मतलब। हाँ खुद ही वो हो गया तो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा, ठीक होगा। द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंडाइजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट, भाई वो तो गट में तो प्रेजेंट होते ही है ना। यस यस सर। सर। प्रोबायोटिक्स क्या करता है, उनकी पॉपुलेशन को इंप्रूव करता है, तो ये गलत हो गया। प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द मिल्क शुगर्स, यस, ठीक होगा ये वाला। तो यहाँ सर पर सेकंड स्टेटमेंट तो प्रीबायोटिक की है ना। प्रीबायोटिक मतलब, प्रीबायोटिक नेचुरली अकर नहीं करता ना गट में, और वो लाइव भी नहीं होता है सेकंड स्टेटमेंट। वो तो गट में प्रेजेंट होता है ना प्रीबायोटिक, मतलब जो हमारे वो होते हैं वो नहीं, गट प्रो में। प्रोबायोटिक होता है बट प्रीबायोटिक नहीं होता, तो ये हाँ उसकी प्री नहीं होता, डेफिनेशन शॉर्ट हाँ है। हाँ हाँ, ट्रू। ठीक है, तो इसका 1 और 3, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोबायोटिक से हेल्पिंग डाइजेशन ऑफ द मिल्क शुगर्स, तो लैक्टोबैसिलस के बारे में बात करेंगे, लैक्टोज मिल्क शुगर अपना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वहां पर, तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा इसका। 39 का, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग एमआरएनए प्लेटफॉर्म, क्या ये प्लेटफॉर्म ठीक था यहाँ पर?
सर क्या था ये? इनएक्टिवेटेड वेक्टर प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ था। वायरल वेक्टर वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन, ट्रिपल वी, एस्ट्राजेनेटाइप, एस्ट्राजेनेटाइप। तो ये मेरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, तो आप देखोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा आप लोगों का। स्पुतनिक वी वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, एडिनोवायरस, करेक्ट है भाई। कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, ये भी ठीक है, यस सर। इनएक्टिवेड वो वायरसेस को यूज करता है। तो ये मेरा सेकंड और थर्ड ठीक होगा। अब देखो कितना लेंदी क्वेश्चन है। In the major solar system, solar flare reaches the Earth. Which of the following are the possible Earth effects on the Earth? GPS and navigation systems could fail. भाई अगर कुछ भी ऐसा कुछ आता है तो वहां पर सोलर जो स्ट्रांग होंगे तो सैटेलाइट तो डिस्टर्ब करेगा ना, वहां पर कुछ ऐसा जीपीएस सिग्नल्स भी इफेक्ट करेगा, इफेक्ट होंगे उस पर। यस सर। ठीक है। सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स। भाई अगर सुनामीज कुछ हमारे पास में आती है तो ये तो किसके रेफरेंस से आती है? अर्थक्वेक के रेफरेंस से आती है, या फिर कुछ सी बेड डिस्प्लेसमेंट हो गया वहां पर, उसके उससे हो सकती हैं चीजें। तो ये तो नहीं होगा, तो सेकंड नहीं होगा। देखें सेकंड में किस किस में नहीं है। मेरा आंसर क्या निकल के आ गया यहाँ पर? सी निकल के आ गया। सी। ठीक है। फिर भी और देख ले, पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड। भाई हाँ, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आएगा कुछ ऐसा तो भाई क्या होगा, जो भी करंट होगा वो इंड्यूस करता है उस टाइम पे, ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएंगे। वो एक बन सकता है यहाँ पर लॉजिक। इंटेंस ऑरोरास कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ। अब देखो इतना किसी को पता नहीं होता, क्योंकि सोलर प्रैक्टिसेस करेंगे तो ऑरोरास इंटेंसिटी जो भी होंगी लोअर लैटिट्यूड्स में विजिबल हो सकती है, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता होगा। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, उससे आपका आंसर निकल गया। या फिर फॉरेस्ट फायर्स को टेक प्लेस ओवर मच। फॉरेस्ट फायर क्या करेगा इसमें? ये तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं इसका। तो अगर आप पांचवा भी ऑप्ट करोगे, यहाँ पर पांचवा भी रिजेक्ट करोगे, तो आपके दो ऑप्शन वैसे रिजेक्ट हो जाएंगे ये वाले, फिर दो बचेंगे। ठीक है। तो जनरली पांच में से जब भी ऐसा कोई सात वाला कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें हमारे कितने ठीक होते हैं? पांच ठीक होंगे। पांच वाले में तीन ठीक होते हैं, छह वाले में चार ठीक होते हैं। तो ये वाला भी एक रेफरेंस आप लेके चल सकते हो। मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट ठीक हुआ है हमारा। ठीक है। तो कम से कम भाई अभी 40 क्वेश्चन इसके हो गए हैं, और 20 क्वेश्चन उसके, 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं आज। अगर ये पेपर आज कंप्लीट करना है तो रात को सेशन रखूं या फिर कल ही मॉर्निंग में रखूं? सर कंप्लीट कर सकते हैं वैसे तो। हाँ सर, कंप्लीट कर लेते हैं। आज रात को करा दूं इसको? हाँ आधा तो ऑलमोस्ट हो हाँ भी गया सर। है 40 तक तो। ठीक है, ठीक है। रात को फिर एक बार 9 बजे करीब बैठेंगे, 10:30 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। ओके ठीक है। सर। ठीक है भाई, चलो ठीक है, रात को मिलते हैं फिर अभी। ओके सर, ओके डन। सर। थैंक यू सर। ओके। ओके भाई। थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम भाई।